हाय मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में, कोशिका का परिचय देखे, सेल थ्योरीज कोशिका सिद्धांत के बारे में जाने, सेल के शेप्स यानी कोशिकाओं के आकृति के बारे में जाने, सेल्स के साइज यानी कोशिकाओं के आकार के बारे में जाने, और कंपोनेंट्स ऑफ सेल यानी सेल में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग जाने। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं के प्रकार के बारे में। कोशिका वैसे तो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका। लेकिन हम लोग यहाँ तीन प्रकार के कोशिका के बारे में जानेंगे, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच के कैरेक्टर वाला भी कोशिका पाया जाता है जिसे मेसोकैरियोटिक सेल, मेसोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो जानेंगे मेसोकैरियोटिक के बारे में भी, लेकिन शुरुआत करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका से। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का कैरेक्टर्स हम लोग देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर हमारा है साइज ऑफ सेल यानी कोशिका का आकार। प्रोकैरियोटिक कोशिका 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक के डायमीटर वाले यानी व्यास वाले होते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का व्यास 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक होता है। दूसरा सेल वॉल। सेल वॉल इनमें सामान्यतः पाया जाता है, लेकिन केमिकली काफी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी रासायनिक रूप से काफी जटिल होता है। तीसरा न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियस नाम का कोई चीज नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस हम लोग यूकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए कहते हैं जहां न्यूक्लियस 4 कंपोनेंट से बना होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर। लेकिन यहाँ न्यूक्लियस नाम का कोई चीज नहीं है, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियस के स्थान पर केवल डीएनए है। इसलिए ऐसे जो है डीएनए वाले सेंटर को या डीएनए वाले न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। अब चलते हैं डीएनए में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए पाया जाता है वह गोलाकार यानी सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है और संख्या में 1 होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सिंगल सर्कुलर डीएनए, एक गोलाकार डीएनए पाया जाता है। अब देखिए हिस्टोन प्रोटीन। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए हिस्टोन के साथ मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाता है जो क्रोमोसोम का निर्माण करता है। यहाँ डीएनए है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं, 70S और 80S। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म तो होता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। झिल्ली वाले कोशिकांग इनमें नहीं पाए जाते हैं। तो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स यानी झिल्ली वाले सभी कोशिकांग जो है इसमें अनुपस्थित होते हैं। बिना झिल्ली वाले पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम उपस्थित है, 70S टाइप है। लेकिन झिल्ली वाले अंगक जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं वो सब यहाँ अनुपस्थित रहते हैं। प्लाज्मिड जो है कहता है कि इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मिड पाया जाता है। फ्लैजिला पाया जाता है लेकिन आकार में यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में छोटा होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में फ्लैजिला जो है साइज में, आकार में छोटा होता है। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कैसे होगा? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन बाइनरी फिजन द्वारा यानी द्विखंडन की प्रक्रिया द्वारा होता है। और रिप्रोडक्शन, प्रजनन कैसे होगा? तो प्रजनन जो है इसमें एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन पाया जाता है।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दो संरचना अलग से पाए जाते हैं और ये प्लाज्मा झिल्ली के रूपांतरण होते हैं। पहला है मेसोसोम। प्लाज्मा झिल्ली फोल्ड होकर मेसोसोम बनाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका के तरह माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो फिर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होगा? तो ऊर्जा के उत्पादन के लिए यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड होकर मेसोसोम बनाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से ही एक और संरचना बनता है जिसको फोटोसिंथेटिक लेमेला कहते हैं। इसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं और यह क्लोरोप्लास्ट की तरह यानी हरित लवक की तरह कार्य करता है। तो मेसोसोम और फोटोसिंथेटिक लेमेला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने हैं, ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, ये मेसोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। तो ये सारा कैरेक्टर हम लोग देखे जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं बैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया अर्थात नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जीवाणु और नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? प्रोकैरियोटिक कोशिका के। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का सारा लक्षण देख लिए। अब यूकैरियोटिक कोशिका में चलते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेसोकैरियोटिक में कौन सा कैरेक्टर प्रो से मैच कर रहा है, कौन सा यू से कर रहा है। तो अगला जो है टाइप ऑफ सेल हमारा है वो यूकैरियोटिक कोशिका है। अब यूकैरियोटिक कोशिका में साइज ऑफ सेल यानी कोशिकाओं का आकार जनरली 10 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक होता है। यहाँ देख रहे हैं 0.2 से 2 है इसमें प्रो में, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये आकार जो है हमारा कितना हो जाएगा? 10 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक। सेल वॉल जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता है। जैसे प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति हो भी सकता है और नहीं भी, और यदि होगा तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका भित्ति जितना जटिल यानी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक कोशिकाओं का केंद्रक काफी विकसित होता है और यह 4 भागों से बना होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका और क्रोमेटिन फाइबर्स यानी क्रोमेटिन जालिका जो सेल डिवीजन के समय कंडेंस होकर क्रोमोसोम में बदल जाते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। तो 4 कंपोनेंट से न्यूक्लियस बना हुआ है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स में हम लोग देखे थे कैसा था? इल डेवलप्ड था जिसको न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कह रहे थे। तो यूकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है और 4 कंपोनेंट से बना होता है। उसके बाद चलते हैं डीएनए में। डीएनए जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लीनियर डीएनए पाया जाता है, रैखिक डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर था, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लीनियर डीएनए पाया जाता है, रैखिक डीएनए होता है और संख्या में बहुत सारे होते हैं। यहाँ सिंगल सर्कुलर डीएनए था, अकेला था, और वहाँ संख्या में काफी अधिक होते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रैखिक और संख्या में काफी अधिक डीएनए पाए जाते हैं, लीनियर एंड मैनी। उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम लोग देखे थे कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और यह डीएनए के साथ मिलकर एक यूनिट बनाता है जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये न्यूक्लियोसोम पॉलीमेराइज होकर पॉलीन्यूक्लियोसोम बनाते हैं और पॉलीन्यूक्लियोसोम जो है क्वाइल और सुपर क्वाइल होकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो देखें हम लोग कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और डीएनए के साथ मिलकर क्रोमोसोम का निर्माण करता है। राइबोसोम सभी बताए थे कि 70S और 80S 2 प्रकार के होते हैं। 70S प्रोकैरियोटिक कोशिका में और 80S यूकैरियोटिक कोशिका में। तो यूकैरियोटिक कोशिका में तथा मेसोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम्स हैं वो 80S टाइप पाए जाते हैं। अब आते हैं साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य पाया जाता है और उसमें सारे मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स या सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, मेम्ब्रेनस भी और नॉन मेम्ब्रेनस तो पाया ही जाता है। मेम्ब्रेनस में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, लाइसोसोम, ईआर ये सारे मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, प्लास्टिड
और उसके बाद नॉन मेम्ब्रेनस में राइबोसोम और सेंट्रोसोम। तो अब सेंट्रोसोम किस में पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, प्लास्टिड किस में होगा, नहीं होगा, ये हम लोग देखेंगे जब टाइप देखेंगे किसका, यूकैरियोटिक सेल का। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सारे मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, बिना झिल्ली वाले और झिल्ली वाले। अब चलते हैं प्लाज्मिड में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, मेसोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है। फ्लैजिला, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यदि फ्लैजिला पाया जाता है तो आकार में काफी बड़ा होता है, प्रो के तुलना में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में आकार में बड़ा होता है। उसके बाद सेल डिवीजन, यूकैरियोटिक कोशिका सामान्यतः माइटोसिस द्वारा डिवाइड करते हैं। और उसके बाद रिप्रोडक्शन जो है वहाँ एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। मेसोजोम और फोटोसिंथेटिक लेमेला ये मेसोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ वेल डेवलप्ड काफ़ी विकसित जो है झिल्ली वाले कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए वहाँ मेसोसोम और फोटोसिंथेटिक लेमेला नहीं पाए जाते। तो हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका का कैरेक्टर यानी लक्षण देखें। अब जानते हैं मेसोकैरियोटिक कोशिका क्या है। मेसो मीन्स होता है मिडल, मिडल मतलब मध्य। तो मेसोकैरियोटिक कोशिका का कैरेक्टर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच का होता है, इसलिए इसे मेसोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो जानेंगे कौन कौन सा कैरेक्टर प्रो से मैच कर रहा है, कौन सा यू से। तो मेसोकैरियोटिक कोशिकाओं का दो कैरेक्टर जो है वो प्रोकैरियोट से मैच करता है। क्या? तो प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, मेसोकैरियोटिक सेल्स में भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो है एमाइटोटिकली डिवाइड करता है, असूत्री विभाजन द्वारा डिवाइड करता है। मेसोकैरियोटिक कोशिकाओं का केंद्रक भी असूत्री विभाजन यानी एमाइटोसिस द्वारा डिवाइड करता है, विभाजित होता है। तो हम लोग जाने दो कैरेक्टर प्रो से क्या मैच कर रहा है कि मेसोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है और मेसोकैरियोटिक कोशिकाओं का केंद्रक एमाइटोटिकली यानी असूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। ये दोनों कैरेक्टर्स मैच करते हैं किससे, प्रो से, और बाकी सारा कैरेक्टर मैच करता है किससे, यू से। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है मेसोकैरियोटिक कोशिकाओं में, सारे मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, सेल वॉल हो भी सकता है और नहीं भी, सामान्यतः सेल वॉल होता है। और जितने भी जो है कैरेक्टर्स यू के हैं सब जो है मेसोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, सिवाय केवल दो कैरेक्टर के जो हम लोग अभी देखें। तो मेसोकैरियोटिक कोशिकाओं का एग्जाम्पल है डाइनोफ्लैजिलेट्स। वैसे एक कोशिकीय जीवधारी जिनका फ्लैजिला काफी बड़ा होता है, ये डाइनोफ्लैजिलेट्स कहलाते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में हम लोग देखें कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एग्जाम्पल क्या है, तो प्लांट सेल, एनिमल सेल और फंगल सेल। तो अब हम लोग प्रो, मेसो और यू का कैरेक्टर देख लिए, डिफरेंस भी लगभग समझ गए कि तीनों कोशिकाओं में क्या अंतर है। अब हम लोग जानेंगे यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका तीन प्रकार के होते हैं, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल, फंगल सेल, पादप कोशिका, जंतु कोशिका एवं कवकों की कोशिका। तो इसको हम लोग एक एक करके देख लेंगे। तो पहले चलते हैं प्लांट सेल्स में। तो अब चलते हैं प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाया जाता है और मुख्यतः सेलुलोज से बना होता है, यानी ज़्यादा मात्रा सेलुलोज का रहता है। इसके अलावा इसमें क्यूटिन, कैटिन, सुब्रीन, लिग्निन, पेक्टिन इत्यादि भी हो सकते हैं। और प्लास्टिड्स यानी हिंदी में लवक, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स यानी लवक पाए जाते हैं और यही कारण है कि प्लास्टिड्स जो है के उपस्थिति के कारण जो प्लांट सेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाते हैं, क्रोमोप्लास्ट है तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को कलर प्रदान करते हैं और ल्यूकोप्लास्ट है तो भोजन को स्टोर करते हैं। तो प्लांट सेल जनरली क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ग्रीन होता है और भोजन का निर्माण करता है।
लार्ज वैक्यूल्स, लार्ज सैप फिल्ड वैक्यूल्स, बड़े आकार के सैप से भरे हुए रिक्तिका प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। सेंट्रोसोम पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है और माइक्रोविलाई भी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, क्योंकि माइक्रोविलाई प्लाज्मा झिल्ली के आउटग्रोथ्स हैं, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो बाहर निकले रहते हैं और सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। प्लांट सेल्स में क्योंकि बाहर से सेल वॉल होता है, इसलिए इसमें माइक्रोविलाई नहीं पाया जाता है। तो माइक्रोविलाई देख ली। इसके बाद कहता है कि प्लांट सेल्स ग्लूकोज को किस रूप में स्टोर करते हैं। तो प्लांट सेल्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं, स्टार्च में बदल कर स्टोर करते हैं। तो पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज किस रूप में जो है संचित होता है, स्टार्च के रूप में संचित होता है, जो एक पॉलीसेकेराइड है। अब देखिए एनिमल सेल में, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। दूसरा कैरेक्टर हमारा था प्लास्टिड। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, लवक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एक अपवाद है यूग्लिना, यूनिसेलुलर एनिमल है, प्रोटोजोआ ग्रुप का मेंबर है, अब इसे प्रोटिस्टा में रखा गया है। ये यूग्लिना जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो यूग्लिना को छोड़कर किसी भी एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, यानी प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। बड़े आकार के वैक्यूल्स जो सैप से भरे होते हैं एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स में वैक्यूल या तो काफ़ी छोटे होते हैं अथवा अनुपस्थित होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल या तो काफ़ी छोटे होंगे या अनुपस्थित होते हैं। लाइसोसोम एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरा रहता है जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को पचाने में मदद करते हैं। तो लाइसोसोम एनिमल सेल में पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है, यह स्पिंडल फाइबर का एस्ट्रलडेज इत्यादि का निर्माण करता है। माइक्रोविलाई एनिमल सेल में पाए जाते हैं, क्योंकि एनिमल सेल में बाहर से सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए प्लाज्मा झिल्ली फोल्ड होकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को जो है माइक्रोविलाई कहते हैं। तो एनिमल सेल में देखिए कि माइक्रोविलाई पाया जाता है। ग्लूकोज जो है एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है। ग्लाइकोजेन भी एक पॉलीसेकेराइड है। प्लांट में ये स्टार्च के रूप में स्टोर हुआ था, एनिमल सेल में ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर डिफरेंस देखना हो हम लोग को, तो डिफरेंस भी देख सकते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, एनिमल सेल में यूग्लिना को छोड़कर बाकी कहीं प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में बड़े आकार के रिक्तिका पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में बड़े आकार के रिक्तिका नहीं होते हैं, या तो छोटे होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। माइक्रोविलाई प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं, एनिमल सेल में पाए जाते हैं। और प्लांट सेल ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, एनिमल सेल ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। अब हम लोग फंजाई का कैरेक्टर देख लेते हैं। तो फंजाई जो है में सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन इसका सेल वॉल प्लांट सेल के सेल वॉल से डिफरेंट होता है। फंजाई का सेल वॉल काइटिनस होता है, यानी काइटिन से बना होता है। तो ये प्लांट सेल से अलग कैरेक्टर हुआ। उसके बाद वैक्यूल्स जो है, बड़े आकार के वैक्यूल्स जो है फंगल सेल में नहीं पाए जाते हैं। सब प्लांट सेल में बड़े आकार का सैप फिल्ड वैक्यूल पाया जाता है, ऐसा वैक्यूल जो है फंगल सेल में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड्स जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं फंगल सेल में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए फंगल सेल जो है भोजन का निर्माण नहीं कर सकता है, फोटोसिंथेसिस में भाग नहीं ले सकता है। लाइसोसोम फंगल सेल में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एसिड से भरे हुए वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जिन्हें एसिडिक वैक्यूल्स कहा जाता है, जो लाइसोसोम के तरह मिलते जुलते होते हैं, लेकिन लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं। और उसके बाद सेंट्रोसोम,
सेंट्रोसोम फंगल सेल में नहीं पाया जाता है। माइक्रोविलाई फंगल सेल में नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ भी सेल वॉल है। और ग्लूकोज जो है फंगल सेल में भी एनिमल सेल के तरह ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। अब एक बार प्लांट सेल और फंगल सेल में डिफरेंस देख लेते हैं। प्लांट सेल का सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है लेकिन सेलुलोज से मुख्यतः बना होता है। फंगल सेल का सेल वॉल मुख्यतः काइटिन से बना होता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, फंगल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। प्लांट सेल में बड़े आकार के सैप से भरे हुए वैक्यूल होते हैं, फंगल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होता है, तो फंगल सेल में भी लाइसोसोम नहीं होता है लेकिन एसिड वैक्यूल होते हैं। सेंट्रोसोम दोनों प्लांट सेल में और फंगल सेल में दोनों में नहीं पाया जाता है। उसके बाद माइक्रोविलाई दोनों में नहीं पाया जाता है। ग्लूकोज किस रूप में स्टोर होता है? तो प्लांट सेल में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है और फंगल सेल में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। अब एनिमल सेल और फंगल सेल में क्या समानता है? तो एनिमल सेल और फंगल सेल में बस एक ही समानता है कि दोनों में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। तो यह रहा प्लांट सेल का कैरेक्टर, एनिमल सेल का कैरेक्टर, जंतु कोशिका के लक्षण, पादप कोशिका के लक्षण और कवक के कोशिका के लक्षण, फंगल सेल के कैरेक्टर्स यानी लक्षण और इनमें अंतर। तो हम लोग देखें कि कोशिका जो है 3 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तीनों में अंतर देखें। फिर देखें कि यूकैरियोटिक कोशिका भी 3 तरह का होता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल और फंगल सेल। तीनों का अपना अपना कैरेक्टर देखें, फिर तीनों में डिफरेंस भी देखें। तो टाइप्स ऑफ सेल जो है हम लोग पूरा जो है इस वीडियो में देखें। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन जाने थे, इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सेल के बारे में जाने। अगले वीडियो में हम लोग अब सेल के कंपोनेंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। धन्यवाद।